हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने काम में बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोग पढ़ाई भी आप लोगों की बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी का इस साती हरी सुधन्या चांद पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका बड़ा भाई अनुराग पांडे, और मैं आपको क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी आज आपको मैं डील करूंगा। और इस चैप्टर में जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, जितने भी डाउट होंगे, वो सारे के सारे डाउट आपके क्लियर होंगे और आप एकदम अच्छे तरीके से इस चैप्टर को क्या करिएगा, पूरे तरीके से फिनिश कीजिएगा। ये चैप्टर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मार्क्स इससे आते हैं और मार्क्स भी पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस वैसे होंगे जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी बात यह होती है कि इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएं वो सारे कॉन्सेप्ट आपको याद हो। सारा जितना भी फॉर्मूला हो वो सारा फॉर्मूला आपके दिमाग में एकदम रन करना चाहिए। जब जिस फॉर्मूला की जरूरत हो उस फॉर्मूला को अप्लाई करके और आप लोग उसका आंसर फाइंड करेंगे। चलिए हम अपने चैप्टर का शुरुआत करते हैं। और ये फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। बाबू, सबसे पहले बात ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इलेक्ट्रिसिटी का नाम इलेक्ट्रिसिटी क्यों पड़ा, एक्चुअली में ये होता क्या है। तो बाबू, इसके नाम में ही बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। जब हम इसके नाम को थोड़ा सा देखेंगे तो आप लोग समझिएगा कि हाँ, एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है क्या और इसका मतलब होता क्या है। थोड़ा सा इस इलेक्ट्रिसिटी वर्ड पे फोकस करिएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक यहां से अगर आप इसको ले ले तो, और एक यहां से आपका सिटी निकल जाए तो। अगर इसको देखें तो आप इसको इलेक्टर पढ़ सकते हैं और ये आपका हो गया सिटी। बाबू, ये इलेक्टर को लैटिन वर्ड्स में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यानी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है, इट इज द सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो इफेक्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। वैसे तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण वैसे बहुत सारे इफेक्ट्स उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, लेकिन सबसे पहली बात अगर हम करेंगे तो उसका नाम है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट और जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो बाबू, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने से, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से एक एनर्जी प्रोड्यूस होता है जिस एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रिक एनर्जी। और यही एनर्जी के कारण हम लोग आजकल इतने अप्लायंसेस का यूज कर रहे हैं। ये दिस बोर्ड इज रनिंग ओनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी के कारण ये बोर्ड जो है अभी चल रहा है और आप लोग हमको सुन रहे हैं, आप हमसे पढ़ रहे हैं। ये बल्ब चल रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे आप जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देख रहे हैं ये सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूजफुल इसलिए हैं क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो आप मेरे से नहीं पढ़ रहे होते और ना ही ये बोर्ड चल पाता, ये स्मार्ट बोर्ड नहीं चल पाता। ये ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये बोर्ड जो है चल रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है तो आप लोग बोलिएगा कि इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच मेक्स अ बल्ब ग्लो, जो एक बल्ब को ग्लो करवाता है। अ फैन रन, पंखा इसी से चलता है। एंड एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूजफुल। और जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं ये सबको यूजफुल बनाता है। आपके घर में अगर एसी लगा हुआ है
अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो उतने बड़े एसी का कोई यूज नहीं है। आपने अगर घर में फ्रीज लगाया है, अगर उस फ्रीज में अगर आपके घर में लाइट ही ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तो वो फ्रीज का भी कोई काम नहीं है। आपके घर में वॉशिंग मशीन है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, दीज ऑल आर यूजफुल, बट व्हेन देयर इज अ इलेक्ट्रिसिटी, जब वहां पे करंट हो तभी वो सारे यूजफुल होते हैं, नहीं तो उनका कोई भी यूज नहीं है होगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो बल्ब को ग्लो करवाता है, फैन को चलाता है, और जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं सबको जो है यूजफुल बनाता है। बाबू एक चीज और, कि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी की बात करी तो इलेक्ट्रिसिटी में बोला कि हम लोग इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है प्रोड्यूस होता है। बात यह है कि सर आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ही बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में ही क्यों? क्योंकि अगर हम एक एटम की बात करें तो उस एटम में इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही क्यों? वाई नॉट प्रोटॉन, वाई नॉट न्यूट्रॉन, वाई ओनली इलेक्ट्रॉन? तो उसके भी पीछे रीजन है। बस इस चीज को समझ लीजिए, आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बाबू ये हो गया आपका एटम का न्यूक्लियस, ये हो गया आपका एटम का न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें क्या प्रेजेंट होगा? इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट होते हैं सेल, और उस सेल में फ्लुएशन होता है किस चीज का? इलेक्ट्रॉन का। इसी सेल में आपका क्या फ्लो होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन। ये सेल आप देख रहे हैं एटम के जो बाहर होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं। बाबू मैंने अभी बताया कि जब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तब तक आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा। आप एक बात जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इतने हाईली बाउंडेड फोर्स से जो है बाइंडेड होते हैं कि इनको यहां से निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, इट इज वेरी डिफिकल्ट। एक एटम का अगर न्यूक्लियस अगर ब्रेक होता है ना, तो समझ जाइए कि एक एटम बम जैसा जो है, एक एटम बम कितना तबाही मचाता है उतना तबाही मचे। इतना आसान नहीं है कि आप एटम के न्यूक्लियस में से आप प्रोटॉन को बाहर निकाल सके। दिस इज वेरी डिफिकल्ट, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आउटसाइड फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये पॉसिबल नहीं है। तो बाबू सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पास ही प्रॉपर्टी होता है क्या करने का? मूव करने का। इलेक्ट्रॉन हैज ओनली प्रॉपर्टी टू मूव, और यही मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। और इसीलिए हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है। यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत ज़्यादा उनका योगदान रहा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने 1752 में चार्ज के बारे में और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम आगे जाके पढ़ेंगे, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हम बोलते हैं, यानी जिसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो रेस्ट पोजीशन में होते हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, और उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में डेप्थ में आपको क्लास 12th में जो है पढ़ने को सबसे ज़्यादा मिलेंगी। उसके बाद आते हैं थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने 1870s में डीसी यानी डायरेक्ट करंट का जो है इन्होंने डायरेक्ट करंट के बारे में इन्होंने बताया। उसके बाद आते हैं निकोला टेस्ला, 1888 में इन्होंने अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बताया। और अल्टरनेटिंग, हमारे घर में जो करंट आता है
जिससे फैन जितने भी फैन चलते हैं वो सारा का सारा जो करंट है वो अल्टरनेटिंग करंट है, जो आपका सोनेसाइड ऐसे वेव जो है बनाते हैं और अप एंड डाउन करके जाते हैं। डायरेक्ट करंट वो हुआ कि सीधे का सीधे वो फ्लो होता है। जैसे जनरेटर से जो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है, जो करंट आता है, वो कैसा करंट होता है? डायरेक्ट करंट। लेकिन जो आपके घर में इन्वर्टर से जो भी करंट आएगा वो आपका डायरेक्ट करंट होगा। लेकिन जो ट्रांसफार्मर से जो जितने भी करंट आते हैं, जिससे ट्रेन जिस इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, दीज ऑल आर अल्टरनेटिंग करंट। बाद में ट्रेन में जो है उस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदला जाता है। अब जो है आप इस टॉपिक को चाहे तो आप नोटबुक निकाल के और जितना भी टॉपिक लिखाया हूं आप इसको नोट कर सकते हैं। और इस चीज को अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस चीज को फिर से दोबारा जो है फिर से उस चीज को जो है बताया जाएगा। अगला टॉपिक है कि एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन है क्या? ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है। तो ये चार्ज होता क्या है? ये क्या है? ये चार्ज है क्या? तो चार्ज कोई बॉडी नहीं है, चार्ज कोई मटेरियल नहीं है। चार्ज ऐसा कोई चीज ऐसा ये नहीं है कि जिसको हम लोग देख सकते हैं या उसको जो है हम छू सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चार्ज वो नहीं होता है। चार्ज जो होता है वो किसी भी बॉडी का वो एक प्रॉपर्टी होता है। किसी भी बॉडी का वो एक प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी को बोले तो वो एक बॉडी का गुण होता है, गुण। बॉडी को हम लोग मैटर से ऐसे समझते हैं। आप लोग क्लास 9th में केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर पढ़े होइएगा कि सबसे पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। और मैटर इन आवर सराउंडिंग में आप लोगों ने इस चीज को जो है जाना था कि मैटर होता क्या है। तो मैटर के लिए आप जो जिस टीचर से पढ़े हो उन्होंने बताया होगा कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। लेकिन मैटर वो भी होता है जिसके पास चार्जेस होते हैं। मैटर वो भी होता है, ये चीज वहां पे नहीं बताई गई थी। लेकिन अभी जानिए कि मैटर इज ऑल्सो हैविंग चार्ज। मैटर के पास क्या होता है? चार्ज भी होता है। और वही चार्ज के बारे में हम लोग जानेंगे और उसके प्रॉपर्टी के बारे में बात हम करेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक बॉडी का एक मैटर का वो प्रॉपर्टी होता है जिससे किसी दूसरे मटेरियल को या तो अट्रैक्ट करता है, नहीं तो उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी का वो प्रॉपर्टी होता है जिससे किसी दूसरे चार्ज बॉडी को, किसी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को या तो अट्रैक्ट करेगा, नहीं तो उसको रिपेल करेगा। अब अट्रैक्ट कब करेगा और रिपेल कब करेगा? ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों का नेचर कैसे आया बाबू? सबका नेचर सेम आया। तो सेम चार्ज में हमेशा आपका रिपल्सन होगा। और यदि यहां माइनस आ जाए और प्लस आ जाए तो यहां पे इनका नेचर कैसे हो गए? अपोजिट नेचर के हो गए। और अपोजिट नेचर में हमेशा और हमेशा अट्रैक्शन होगा। यहीं पे अगर माइनस और माइनस भी अगर आपस में आ जाए तो इनका भी नेचर कैसा है? सेम है। तो सेम नेचर में क्या होगा? रिपल्सन होगा। और यदि माइनस और प्लस एक साथ आ जाए तो इनका भी नेचर कैसा है? अपोजिट नेचर है। तो अपोजिट नेचर में हमेशा और हमेशा क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ये हमेशा दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये सेम चार्ज वाले एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो बाबू इलेक्ट्रिक चार्ज समझ गए? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी का वो प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर बाय विच whether it will attract something or whether it will repel something। या तो किसी चार्ज को वो अट्रैक्ट करेगा, नहीं तो किसी चार्ज को वो रिपेल करेगा। बस यही चार्ज कुछ, इट इज जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। इट इज जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। चार्ज को आप क्यू से डिनोट करें तो, स्मॉल क्यू से डिनोट करें तो, या कैपिटल क्यू से डिनोट करें तो,
ज़्यादातर एनसीईआरटी बुक में कैपिटल क्यू से ही डिनोट किया गया है, आप स्मॉल क्यू से भी इसको डिनोट करेंगे तो उसमें कोई गलती नहीं है। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है, जिसको हम कैपिटल सी से जो है डिनोट करते हैं। चूंकि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कूलम्ब साहब ने भी इसके बारे में, तो उनके नाम के ऑनर में हमने उसका एसआई यूनिट क्या नाम रख दिया, कूलम्ब उसका नाम रख दिया। अब देखिएगा, इस कूलम्ब को आप लोगों को, बस आप लोग के जो भी क्वेश्चंस आएंगे इनको दो भागों में बांटा गया। एक जिसको हम लोग बोलते हैं मिली कूलम्ब, और जो दूसरा है उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो कूलम्ब। एक होता है मिली कूलम्ब और दूसरा होता है माइक्रो कूलम्ब। जहां पे आप देख रहे होंगे एक होता है मिली कूलम्ब और दूसरा होता है माइक्रो कूलम्ब। ये माइक्रो का साइन कुछ ऐसा होता है, ये एक लैटिन साइन है, याद रखिएगा। अगर मिली कूलम्ब की बात करें तो 1 मिली कूलम्ब में जो चार्ज होता है वो 10 टू द पावर -3 कूलम्ब चार्ज होता है, और 1 माइक्रो कूलम्ब में जो चार्ज होता है वो 10 टू द पावर -6 कूलम्ब चार्ज होता है। अगर जब भी क्वेश्चंस में अगर चार्ज या तो मिली कूलम्ब में दिया रहे या माइक्रो कूलम्ब में दिया रहे तो आपको उस चार्ज को कूलम्ब में चेंज करना होगा। यदि मिली कूलम्ब में चार्ज दिया रहे तो यदि आप मिली कूलम्ब में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 टू द पावर 3 से तो आप सीधे का सीधा कूलम्ब में चले जाइएगा। अगर माइक्रो कूलम्ब में चार्ज दिया रहे तो अगर आप उस माइक्रो कूलम्ब के चार्ज में बस आपको कितना से मल्टीप्लाई कर देना है 10 टू द पावर 6 से, तो आप कूलम्ब में चले जाइएगा। अगर आपको आंसर लाना है कूलम्ब में, अगर जब भी कूलम्ब में आंसर एक्चुअली में हमेशा कूलम्ब में रहेगा तो हमेशा मिली कूलम्ब वाले यूनिट को और माइक्रो कूलम्ब वाले यूनिट को हमेशा आपको किस में बदलना है, कूलम्ब में बदलना है। तो 1 मिली कूलम्ब बराबर होता है 10 टू द पावर -3 कूलम्ब और 1 माइक्रो कूलम्ब बराबर होता है 10 टू द पावर -6 कूलम्ब। ये चीज याद रखना है, किसी भी कीमत पे इस चीज को याद रखना है ताकि क्वेश्चन आए तो उस टाइम क्वेश्चन छूटे नहीं, क्योंकि जब तक आप यूनिट चेंज नहीं कीजिएगा तब तक आपका आंसर मैच नहीं करेगा। तो आपको आना चाहिए कि जब भी मिली कूलम्ब दिया रहे तो 10 टू द पावर -3 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, और जब भी माइक्रो कूलम्ब दिया रहे तो माइक्रो कूलम्ब में 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आप कूलम्ब में चले जाइएगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब चार्ज होता है, और इसी चार्ज को या तो हम फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं, याद रखिएगा, इसी चार्ज को हम लोग कौन सा चार्ज बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज कहिए तो, या इसको आप एलिमेंट्री चार्ज कहिए तो, इसका बहुत आगे यूज होने वाला है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब को आप फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं और इसको एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं। याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब चार्ज प्रेजेंट होता है। आप चार्ज को एक दूसरे नेम से भी जाना जाता है जिसका नाम है एम्बर। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम चार्ज का, जिसको हम लोग एम्बर से भी जानते हैं। और एक चीज और समझिएगा, अगर आपको चार्ज का फॉर्मूला पूछे तो चार्ज जो होता है वो Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी। अगर करंट दिया रहे और अगर टाइम दिया रहे तो अगर आप करंट और टाइम में अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका चार्ज का वैल्यू आएगा और उसका जो आंसर आएगा आपका कूलम्ब में आएगा। इसीलिए जो चार्ज Q का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I इंटू टी। I स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट और T स्टैंड फॉर टाइम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो Q इज इक्वल टू
I इंटू टी। अगर इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू दिया हो और टाइम दिया हो तो आप चार्ज का वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वैसे तो आपको ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो बस लेक्चर में हम जब आगे बढ़ते जाएंगे तो ये फॉर्मूला के बारे में भी आप जान जाइएगा कि हाँ Q इक्वल टू आई इंटू डी ही क्यों होता है और ये कहाँ से आया ये आपको मालूम चल जाएगा जी। अगर यहाँ पे जी जितना भी बात लिखा हुआ है अगर आप नोट करना चाहते हैं तो प्लीज आप नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं बाबू? चार्ज दो टाइप्स के, एक्चुअली में तो 3 टाइप्स के होते हैं। आपका एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। तो कहता क्या है कि इफ फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी, यदि किसी न्यूट्रल बॉडी से यदि इलेक्ट्रॉन जो है अगर रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकले तो उस केस में जो आपका बॉडी होगा वो कैसा बॉडी होगा? पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगा। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी होता है। जैसे एग्जांपल में थोड़ा सा समझिएगा, हमने एग्जांपल लिया सोडियम। सोडियम का आप लोग एटॉमिक नंबर जानते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हटेगा, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। अब देखिए जितने भी एटम्स होते हैं वो सब के सब चाहते हैं कि हम स्टेबल रहें। यानी स्टेबल रहने का मतलब ये होता है कि वो चाहते हैं कि मेरा सेल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है फुलफिल रहे, ना ही आधा हो, ना ही आधा से कम हो, ना ही आधा से ज्यादा हो। मतलब इलेक्ट्रॉन जो भी रहे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है होने चाहिए, कैसे? फुलफिल होना चाहिए। अब पहले सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन हटा, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, अब तीसरे सेल में कौ इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब तीसरे सेल को पूरा करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करेगा? गेन करेगा, और नहीं तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? लूज करेगा। तो बाबू 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू गेन द 7 इलेक्ट्रॉन्स, बट इट इज वेरी इजी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये सोडियम क्या करेगा कि अपना इस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लॉस कर देगा। 7 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लॉस कर देगा। तो सोडियम पे जो चार्ज होता है वो 1+ चार्ज होता है और सोडियम जो होता है एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो जाता है। अगर वहीं हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव में अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है, किसी बॉडी में जाता है, किसी को अगर इलेक्ट्रॉन गेन करे, क्या करे? निगेटिव चार्ज में हमेशा क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी यदि किसी बॉडी से कोई दूसरा बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो उस पर जो चार्ज होगा वो कैसा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होगा। जैसे एग्जाम्पल में थोड़ा इसका भी एग्जाम्पल आप लोग समझिएगा। आप लोगों ने क्लोरीन का नाम सुना है। अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गया, बचा कितना? 7। तो थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स। और इस सेल को पूरा करने के लिए अभी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। लेकिन कंडीशन यहाँ 2 होता है। इसको स्टेबल होने के लिए या तो ये क्या करेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लूज करेगा, और नहीं तो क्या होगा कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? गेन होगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो बहुत गरीब हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन कर लेता है। इसीलिए जो क्लोरीन पे जो चार्ज होता है वो 1- चार्ज होता है, और क्लोरीन जो होता है वो एक आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो जाता है, क्लोरीन। तो याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का मतलब ये हुआ कि यदि आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो समझ जाइए पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो नेगेटिव चार्ज। बस ये कॉन्सेप्ट समझना है, इससे कोई क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे नहीं जाते हैं। बस ये कंसेप्ट है जिसको आपको समझना पड़ेगा कि हाउ
नेगेटिव चार्ज इज फॉर्म्ड एंड हाउ पॉजिटिव चार्ज इज फॉर्म्ड। दूसरी बात, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को डिफाइन कीजिए। क्वेश्चन ये है कि डिफाइन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज एक्चुअली में होता क्या है, थोड़ा 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज के बारे में बताइए। तो आप एक बात जानते हैं कि Q बराबर होता है I इंटू T। इस Q का वैल्यू कितना दिया है, 1 कूलम्ब। जब Q का वैल्यू 1 कूलम्ब है तो I कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। अब ये 1 एम्पियर क्या है, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए जिस SI यूनिट का यूज करते हैं उसका नाम है एम्पियर। और आपका T क्या है, टाइम। टाइम हमेशा किस में लेना है, सेकेंड इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, यदि 1 सेकेंड में अगर 1 एम्पियर का करंट अगर पास हो रहा हो तो उस केस में जो आपका चार्ज होगा वो 1 कूलम्ब का चार्ज कहलाएगा। इफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट, यानी ट्रांसपोर्टेड ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट इन 1 सेकेंड, दैट इज नोन एज 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। बहुत, आप बस इसको याद रखिए कि यदि 1 एम्पियर का करंट यदि 1 सेकेंड में अगर पास होता है तो जो चार्ज का वैल्यू होगा वो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज कहलाएगा। और इस बात को भी याद रखिएगा कि 1 कूलम्ब चार्ज पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो होती है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी 1 कूलम्ब पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होती है। ये के वैल्यू कैसे आया, हम आगे क्वेश्चन के रूप में इस वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे कि यहाँ ये 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन आया कैसे। तो इस टॉपिक में आपने ये सीखा कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, यानी अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो किसी एलिमेंट से, अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो उस पर प्लस चार्ज हो जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो वो कैसा चार्ज कहलाएगा, निगेटिव चार्ज कहलाएगा। दूसरी बात, अगर आपको पूछे कि डिफाइन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, तो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को डिफाइन करने के लिए बस इस चीज को याद रखिएगा कि यदि 1 एम्पियर ऑफ करंट 1 सेकेंड में अगर पास होता है तो वो जो आपका चार्ज होगा वो 1 कूलम्ब का चार्ज कहलाएगा। आगे इसको भी नोट करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इस चीज को थोड़ा सा, आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते, आप CBSE हो या बिहार बोर्ड हो, ICIC किसी बोर्ड से हो, ये क्वेश्चन जो है आपके स्कूल के एग्जाम्स में भी, जो स्कूल में एग्जाम्स होंगे, यूनिट टेस्ट होंगे या मिड टर्म वाले एग्जाम होंगे, उसमें भी पूछे जा सकते हैं कि डिफाइन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। नहीं तो बोर्ड के एग्जाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि डिफाइन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि 1 कूलम्ब चार्ज पर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो 1 कूलम्ब चार्ज पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो होती है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। या तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, नहीं तो अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कि हाउ मेनी फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। जो जाके हम आगे देखेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी करेंगे कि हाँ, इस क्वेश्चन को जो है कैसे सॉल्व करा जाता है वो हम बताएंगे आपको। चलिए, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे उस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का क्या प्रॉपर्टी होता है। यहाँ पे 5 प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, जिसमें से आपको मिनिमम कम से कम 3 से 4 याद रखना है। ऐसे तो अभी के अभी सारे के सारे प्रॉपर्टी याद हो जाएंगे। अगर प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करें तो हमने अब आपको पिछली कुछ मिनट पहले ही बताया था कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्ज में हमेशा क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी अगर प्लस और प्लस हो जाए और माइनस एक दूसरे में आ जाए तो इनके बीच में होगा रिपल्सन। दूसरी बात, अगर अनलाइक चार्ज हो तो अनलाइक चार्ज में हमेशा एक दूसरे को वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी प्लस और माइनस चार्ज एक पास हो जाए या माइनस और प्लस चार्ज हो जाए तो यहाँ पे जो चार्ज, यहाँ पे जो होगा ये आपका
अट्रैक्शन होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। यानी सेम नेचर के चार्ज में हमेशा रिपल्सन होता है और ऑपोजिट नेचर के चार्ज में हमेशा अट्रैक्शन होता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक चार्ज आर ट्रांसफॉर्मेबल, मतलब उसको आप एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इलेक्ट्रिक चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या करा जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने जब क्लास 7 में पढ़ा था तो एक एक्सपेरिमेंट था कि जैसे पेन को जब हम अपने हेड में रब करते हैं और एक पेपर के छोटे छोटे टुकड़े को जब उस पेन के पास लेके जाते हैं तो उस पेन में जो है वो टुकड़े आके अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने इस पेन को जब आप अपने हेड में जो इसको रब करना शुरू किया तो इसमें जो चार्ज प्रेजेंट था वो आपके बॉडी में ट्रांसफर हुआ। यहाँ का चार्ज हो गया एम्प्टी। अब चूंकि देखो इस दुनिया में जितने भी बॉडी हैं वो सारे बॉडी में चार्ज प्रेजेंट होता है। ऐसा कोई बॉडी नहीं है जिसमें चार्ज प्रेजेंट ना हो। न्यूट्रल बॉडी में भी चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रल बॉडी में हमेशा याद रखिएगा कि न्यूट्रल बॉडी में हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। और इसी कारण ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है तो 2 + 2 और -2 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और चार्ज कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो न्यूट्रल बॉडी में भी जो है चार्ज प्रेजेंट होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है न्यूट्रल बॉडी में। तो आपने ये जाना कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो पेन था वो पेन का जो चार्ज प्रेजेंट था इस पेन में वो कहाँ आ गया? हमारे बॉडी में। अब यहाँ का चार्ज खाली हो गया तो पेपर में भी चार्ज होगा कि नहीं होगा? उस पेपर में भी चार्ज होगा, लेकिन वहां पे चार्ज है। तो जैसे ही इस पेन को उस पेपर के पास हम लेके जाते हैं तो वो पेपर जो है इसके अंदर अट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए क्योंकि वहां का चार्ज अब कहाँ ट्रांसफर होने लगा? यहाँ। तो इस प्रॉपर्टी को ये भी कहा जाता है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास। मास है तो चार्ज है, मास है तो चार्ज है। इस बात को याद रखिएगा, मास है तो चार्ज है। यानी जिसका मास ज्यादा होगा चार्ज उसी के अंदर जो है ट्रांसफर होगा। यानी मास ज्यादा बॉडी का जो चार्ज जो है उसी के अंदर ट्रांसफर करेगा। इसीलिए कहा गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटिव विथ मास। ये हमेशा किससे एसोसिएट होते हैं? मास से एसोसिएट होते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक चार्ज हैव एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। हमेशा जुड़ने का जो है गुण होता है। ये जाके दूसरी बॉडी में ऐड होता है। चार्ज हमेशा दूसरे बॉडी में ऐड होता है। तो अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट को याद करने का बहुत आसान तरीका, सबसे पहले ये कि जितने भी लाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेबल होता है, उसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करा जाता है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास। जिसका मास ज्यादा चार्ज उसी में ट्रांसफर होगा। और चार्ज हमेशा एडिटिव प्रॉपर्टी रखता है, हमेशा जुड़ने का प्रॉपर्टी रखता है। ये 5 प्रॉपर्टी लिखे हुए हैं। इस 5 प्रॉपर्टी में से आपको पांचों का पांचों याद करना बहुत जरूरी है। और आई होप अभी ही आपको ये सारे के सारे याद होना। याद रखने के लिए रिवीजन भी करना बहुत जरूरी होता है। तो इस चीज को आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा और उसके बाद जब मैं पढ़ा लूं तो उसको अपने से एक बार देखना है कि हाँ कौन सा टॉपिक ये हमको समझ में नहीं आया, और इसको देखिएगा तो वो चीज, चूंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, तो आपको समझ में आएगी और आप उसी टाइम उस चीज को याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, रेदर इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज को ना ही आप बना सकते हैं, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस आप उसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में ये कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड, इलेक्ट्रिक चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। आप इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो, बस आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, और यही जो है आपका क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, यानी वो बॉडी कैसा बॉडी होगा, न्यूट्रल बॉडी होगा, यानी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू दी नंबर ऑफ प्रोटॉन। आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होगा, और ये न्यूट्रल बॉडी है, ये बात का मालूम तभी चला कि जब हमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही हमको बताता है कि हाँ ये बॉडी कैसा बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब एक्चुअली में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, इस चीज को थोड़ा समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। हर एक बॉडी में कुछ ना कुछ चार्ज होता है, हर एक बॉडी में चार्ज होता है, हर एक बॉडी में चार्ज होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे, उसमें प्रोटॉन भी प्रेजेंट होंगे और उसमें न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे। इस बॉडी में कितना चार्ज प्रेजेंट है, इस बॉडी में कितना चार्ज प्रेजेंट है, ये बात हमको मालूम चलती है किस चीज से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये, क्वांटाइजेशन का मतलब ये वर्ड पे थोड़ा अगर हम फोकस करें तो ये बताता है कि कोई भी चीज क्वांटाइज्ड हो। क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि सर्टेन अमाउंट में कोई चीज हो किसी बॉडी के अंदर जो फिक्स्ड हो एकदम। जैसे ये फिक्स्ड है कि हाँ इस स्कूल में कितने बोर्ड्स हैं, ये फिक्स है कि हाँ मेरे पास कितना पैसा है, वैसे ही किसी बॉडी में कितना चार्ज है ये भी चीज फिक्स्ड है। और इस चार्ज को मालूम करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थोड़ा बात ध्यान से सुनिएगा। अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम, अगर हमको किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम हो तो हम ये चीज मालूम कर सकते हैं कि हाँ उसके पास कितने चार्ज है। जैसे थोड़ा मेरा बात ध्यान से सुनिएगा बाबू, कि अगर हम आपको बोलें कि बताइए एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम होता है। और इसी को हम लोग कौन सा चार्ज कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज। यही आपका फंडामेंटल चार्ज कहलाता है या यही आपका एलिमेंट्री चार्ज कहलाता है। अगर हम दो इलेक्ट्रॉन पे पूछे कि कितना चार्ज होगा तो आप इस एलिमेंट्री चार्ज में कितने से गुना कीजिएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। वैसे ही जब इसको आप गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 3.2 इंटू 10 टू दी पावर 19 कूलम। ये आपको चार्ज मिला कि अगर उस बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस बॉडी में कितना चार्ज प्रेजेंट है। वैसे ही किसी बॉडी में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो आप एलिमेंट्री चार्ज में कितने से गुना कीजिएगा, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -20 कूलम, 19 कूलम। 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। यदि 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो वो कितने होंगे, उसके बॉडी के अंदर कितने चार्ज होंगे, वो होंगे 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। अगर मान लीजिए
वैसे ही अगर किसी बॉडी में अगर आपको नहीं मालूम है कि हाँ कितना चार्ज उस बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो उसके लिए आप पढ़ते हैं कि किसी बॉडी में कितना चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका? एलिमेंट्री चार्ज के। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम है और E का वैल्यू तो आप लोग जानते ही है, ये कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम हो यानी प्लस माइनस होता है, अगर प्लस n है तो समझ जाइए कि वहां पे उस बॉडी से क्या हुआ है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और माइनस n लिखा हो तो समझ जाइए कि क्या हुआ है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो किसी बॉडी के अंदर कितना चार्ज है, उस चार्ज को मालूम करने के लिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, द चार्ज प्रेजेंट इन एनी बॉडी यहां पे एक चार्ज पार्टिकल द्वारा एक एरिया बनाया गया था। मैंने अभी बोला कि अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल इसके अंदर आएगा तो ये दोनों का नेचर सेम है, तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और यदि ये निगेटिव है तो ये दोनों का नेचर सेम है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या रिपेल करने में और अट्रैक्ट करने में कोई फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? यानी अगर कोई दूसरा पार्टिकल, दूसरा चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहा है या उससे दूर जा रहा है, तो अट्रैक्ट तभी हो रहा है जब दूसरा उसके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। वो आपसे दूर, आप किसी को फोर्स लगाइएगा तब ना वो आपसे दूर जाएगा, बिना फोर्स के दूर जाएगा। वैसे ही चार्ज पार्टिकल है, अगर उसको रिपेल कर रहा है तब भी फोर्स लग रहा है, और अट्रैक्ट कर रहा है तब भी फोर्स लगा रहा है। और ये फोर्स किसके द्वारा लग रहा है? एक चार्ज पार्टिकल द्वारा लग रहा है। इसीलिए इस फोर्स को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाता है। ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हुआ कि द फोर्स by which a charge particle attract or repel another charge particle is called इलेक्ट्रिक फोर्स। जिस फोर्स से कोई चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को या तो अट्रैक्ट करता है और नहीं तो रिपेल करता है, जिस फोर्स से, द फोर्स बाय विच अ चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट और रिपेल अनदर चार्ज पार्टिकल, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। और यही आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और जिस फोर्स से कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को या तो अट्रैक्ट कर रहा है नहीं तो एक दूसरे के दूर जा रहे हैं, वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बच्चों, आज इस फर्स्ट लेक्चर में हमने जो भी बताया, इस चीज को आपको जो है एक बार याद कर लेना है, और सबका नोट्स आपके कॉपी में होना चाहिए। जितने भी चीज़ हैं सबने, आप जो भी मैंने पढ़ाया उसका नोट्स आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा, और उस चीज़ को आप ध्यान से एक बार फिर से घर पे जाके रिवीजन, घर पे आप अपना रिवीजन कीजिएगा, सेल्फ स्टडी कीजिएगा। और कोई भी किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी डाउट हो, आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और उसमें जो नेक्स्ट लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 2 आएगा, जिसमें हम आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताएंगे, तो सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में बता करके ही हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मिलते हैं हम अपने सेकेंड लेक्चर में, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू।